morning students. Today we will discuss about the very important topic, that is implantation, pregnancy and parturition. कल हम लोग डिस्कस किए थे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, और उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने से पहले उसमें क्लीवेज कैसे फॉर्म होते हैं और क्लीवेज फॉर्म होने के बाद फिर वो कहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं। आपको मैं रिकैप थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ। जो हम लोग जो यूट्रस का एम्पुलर रीजन है, एम्पुलर रीजन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ पर जाइगोट फॉर्म होते हैं और वो जाइगोट फॉर्म होने के बाद फिर उसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है। मतलब जो उसमें डिवीजन स्टार्ट होते हैं, डिवीजन उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेजेज जो स्टार्ट होते हैं, क्लीवेज बनना 2, 4, 8 एंड 16 स्टेज सेल्स होते हैं। और जिसको ये छोटे छोटे जो सेल्स फॉर्म होते हैं इसको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 2, 4 से लेकर के और 2 सेल से लेकर के और 8 सेल्स तक के जो सेल्स होते हैं उसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे, और 8 से लेकर के और 16 तक जो होते हैं उसको हम लोग मारुला बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द मारुला। ये मारुला स्टेज होता है। मतलब इसमें 2 स्टेज पाई जाएगी, ब्लास्टुला स्टेज और मारुला स्टेज, 2 स्टेज पाई जाएगी। ये जब मारुला स्टेज जब कंफर्म हो जाती है, 16 सेल स्टेज जब कंफर्म हो जाती है, उसके बाद अब ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो स्टार्ट होगा। इसमें ये 8 और 8 सेल 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएंगे। 8 सेल अपर साइड में और मतलब आउटर साइड में, और 8 सेल जो होंगे वो इनर साइड में। आउटर साइड ट्रोफोब्लास्ट सेल इसको बोलते हैं, और इनर साइड वाले सेल जो होते हैं वो इंटरनल मास सेल होते हैं, जो कि अब जाकर के 16 सेल कंडीशन में 8 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड होकर के अब जाकर के यूट्रस के थ्रू ये आकर अब ये ऐड होते हैं। इसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। मतलब प्लेसेंटेशन का मतलब होता है इम्प्लांटेशन कि मतलब जब 16 सेल स्टेज हो जाती है तो वो आकर के यूट्रस के साथ जब ऐड हो जाती है तो ऐड होने को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। मतलब उसका इम्प्लांट हो जाना, उसके साथ उसका ऐड हो जाना। अब उसके बाद हम आगे की चीज़ देखते हैं। यहाँ पर ये व्यू है हमारा, ये यूट्रस का व्यू है। यूट्रस का व्यू, ये बीच का जो सेगमेंट है यहाँ पर ये वॉल, यूट्रस वॉल की हम लोग बात करेंगे। यूट्रस वॉल जैसा कि पहले हम जानते हैं कि ये बाहरी सबसे आउटर मोस्ट वॉल है, मिडिल वॉल है और इनर वॉल है। इनर वॉल ये इंडोमेट्रियम वॉल है, मायोमेट्रियम वॉल है और पेरीमेट्रियम वॉल है। अब इंडोमेट्रियम वॉल, मायोमेट्रियम वॉल, पेरीमेट्रियम का वर्क इस समय सीज होगा, इस समय उसका कोई वर्क नहीं होगा। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो 16 सेल स्टेज कंडीशन होगी, जो सेल्स होंगे उसमें जो 8 सेल्स होंगे, 8 सेल्स ऊपर के जो सेल्स होंगी ट्रोफोब्लास्ट सेल, वही ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है उसमें क्या होता है, उसमें वो विलाई फॉर्म होते हैं। सबसे ऊपर ये विलाई फॉर्म होते हैं। विलाई मतलब होता है फिंगर लाइक पोजीशंस फॉर्म होते हैं, और वही फिंगर लाइक पोजीशंस वो आगे बढ़ करके और यूट्रिन वॉल के साथ क्या होते हैं, वो अटैचमेंट इनका हो जाता है, उनका अटैचमेंट हो जाता है। और अटैचमेंट होने के साथ ही साथ क्या होंगे कि वो फिंगर लाइक पोजीशन जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, या इसको प्लेसेंटेशन विलाई बोलते हैं। कोरियोनिक विलाई, प्लेसेंटेशन विलाई। ये विलाई का मतलब एक कॉर्ड सिस्टम बन जाता है, उसके बीच एक कनेक्शन हो जाता है। मतलब जो यूट्रस वॉल है, यूट्रस वॉल अपर वॉल, अपर एब्डोमिनल की वॉल है, उसके साथ यूट्रस का एक कनेक्शन यहाँ से जुड़ जाता है। मतलब इसकी विलाई फिंगर लाइक पोजीशन बढ़ने लगते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है। अटैचमेंट स्टार्ट होने के साथ ही साथ जो हमारी जो यूट्रस वॉल होती है और कोरियोनिक वॉल, ये दोनों मिल करके एक बीच में एक फॉर्म बनाती है, जो जिसके थ्रू जिसके कंबाइंड रूप से उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये बल्कि प्लेसेंटा बन जाता है। और प्लेसेंटा जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज यूनिलैटरल कार्ड विद द वेसल्स। यहाँ पर यूनिलैटरल कार्ड ये जिसके थ्रू फीटस के साथ जहाँ जुड़ता है, मतलब जहाँ पर जुड़ता है फीटस में आकर के, इट इज कॉल्ड द उम्बिलिकल कार्ड। उम्बिलिकल कार्ड है ये प्लेसेंटा, और मतलब प्लेसेंटा मैटरनल जो यूट्रस वॉल है और जो कोरियोनिक विलाई है, दोनों का इंटीग्रेटेड फॉर्म है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आप चीज देख रहे हैं ये कोरियोनिक विलाई, इसका मतलब ये है कि जो यूट्रस वॉल
मैटरनल वाल है, यूट्रस वाल है, उसका पोर्शन और प्लस जो हमारा एम्ब्रायो जो आया है उसमें जो कोरियोनिक विलाई आए हैं, कोरियोनिक विलाई जो डेवलपमेंट किए हैं, दोनों का कंबाइंड फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर प्लेसेंटा बनाते हैं। और ये प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए, फीटस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जो डेवलप कर रहा है प्लेसेंटा, जो एम्ब्रायो जहाँ पर फीटस जो बन रहा है, जो डेवलपमेंट करने के लिए तैयार है, जो हो रहा है, उसको प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, नरिशमेंट नहीं मिलेगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसको ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको डेवलपिंग एम्ब्रायो है, इसको डेवलप करने के लिए इसको प्रॉपर में ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एसेंशियल फूड मटेरियल चाहिए, सब कुछ चीज़ें चाहिए। तो इसको कहाँ से मिलेगा, इसको माँ से, इसके मदर से इसको मिलेगा। और इस मदर यूट्रिन वाल से होते हुए इम्बुलेक्रल जो कार्ड है, जहाँ पर एग्जैक्टली जहाँ जुड़ता है, इसको इम्बुलेक्रल कार्ड बोलते हैं। यहाँ पर ये एक जुड़ता है और ये प्लेसेंटल है, प्लेसेंटा है, इसी के थ्रू जुड़ता है। एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, ये कैविटी ऑफ यूट्रस है, यूट्रस कैविटी है, जो बचा हुआ पोर्शन है यूट्रस का, जहाँ पर फीटस डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। ये आगे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में बात करेंगे। ट्राइमेस्टर यहाँ चीज ध्यान समझ लीजिएगा, ट्राइमेस्टर का मतलब है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि 1 से 3 मंथ, मतलब 3 मंथ का जो पीरियड होगा उसको हम ट्राइमेस्टर बोलेंगे। 3 मंथ मतलब या तो तीन मंथ बोलेंगे, या तो उसको हम बोलेंगे 12 वीक बोलेंगे। 12 वीक मतलब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, उस तरह से फर्स्ट ट्रिमेस्टर का मतलब 12 वीक, सेकेंड ट्रिमेस्टर का मतलब कि उसमें 24 वीक्स, और उसका थर्ड ट्रिमेस्टर का मतलब 36 वीक यहाँ बोलेंगे। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर टर्मिनोलॉजी अगर आप आती है तो आप इसको समझ लीजिएगा कि 12 वीक, 24 वीक्स एंड 36 वीक, ऐसे वीक्स बनते हैं, वीक्स में हम काउंट करते हैं। यहाँ पर इसका फिर ये योग सैक है। योग सैक का मतलब ये है कि ये रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड मटेरियल है। इसका भी कनेक्शन इसके साथ इम्बुलेक्रल कार्ड के साथ होता है। मान लीजिए माँ के अगर प्लेसेंटा से, माँ से अगर उसको न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू उसको नहीं मिल पाती, नहीं प्रोवाइड हो पाती है, तो ये योग सेक है, ये एम्ब्रायो का रिजर्व फूड मटेरियल है। ये इससे भी अपना काम क्या चला सकता है ना। मतलब इमरजेंसी पीरियड में अगर माँ काफ़ी दिन से भूखी है, नहीं कुछ खा पी रही है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, या कोई स्ट्रेस कंडीशन है, पुअर हेल्थ है, तो योग सेक से उसको क्या चला, योग सेक से जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होगा, योग सेक से इमरजेंसी पीरियड में अपना काम कैसे चला सकता है, ठीक ना। जैसे इमरजेंसी फ्यूल होता है, हम लोग रिजर्व कर देते हैं गाड़ी, उस गाड़ी चलती रहती, गाड़ी में बंद नहीं होती, उसी तरह से ये हमारा जो योग सेक है, योग सेक इसीलिए क्रिएट यहाँ पर क्रिएशन हुआ है इसमें, क्योंकि योग सेक इमरजेंसी पीरियड में इससे काम चल सकता है। दूसरी चीज, ये हमारा डेवलपिंग एम्ब्रायो है। और प्लग ऑफ द म्यूकस इन द सर्विक्स, ये प्लग है, मतलब सर्वाइकल कैनाल है, जो यूट्रस कैनाल होती है, इसका काम आगे बर्थ, इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, मतलब जब पार्टीशन होता है, जब बर्थ के समय इसका फंक्शन होगा। अब इसमें हम लोग चीज देखेंगे कि जो इम्बुलेक्रल कैनाल है, इम्बुलेक्रल कार्ड है या प्लेसेंटा है, इससे कई तरह के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, कई तरह के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और प्लस साथ ही साथ ये फूड पाइप भी है, न्यूट्रिशन पाइप भी है। तो ये दो तरह का काम करती है, मतलब गैस्ट्रो एंडोक्राइन कैनाल कर सकते हैं। गैस्ट्रो एंडोक्राइन कैनाल का मतलब गैस्ट्रो का भी वर्क करती है, मतलब इसको फूड सप्लाई भी देती है, इसको ऑक्सीजन सप्लाई देती है, मतलब टोटल सारी एक्टिविटी जितना भी फीटस को जरूरी होता है, जितना भी जरूरी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी सप्लाई क्या होती है, इसको प्राप्त होती है। मतलब इसको फूड सप्लाई है, और प्लस इसका एंडोक्राइन सेक्रेशन होता है, ये अपना खुद का एंडोक्राइन, इसका एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें होती है, और इसमें जो उसमें हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो हार्मोन कई तरह के होते हैं, जैसे एचसीजी का मतलब है कि इसमें जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एचसीजी, ये हार्मोन ये होता है। एचजीपी ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन, ये ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन ये हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टोजीन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन, ये इतने तरह के हार्मोन इसे सिक्रीट करते हैं। और इनका वर्क ये होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है उसके लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और प्रॉपर वे में इसका अटैचमेंट इसके साथ होता रहे। आपको यहाँ चीज पॉइंट पर बता दें, जिसका मिस कैरेज होता है, इसका जिसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही जाकर के फर्स्ट 3 मंथ में, फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होता है प्रेगनेंसी के लिए।
प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ इतने सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उस समय ये जो कार्ड होती है, ये जो कैनाल होती है, प्रॉपर वे में पूरा डेवलपमेंट उसका नहीं होता है, काफ़ी वो लचीली होती है, काफ़ी वो कमज़ोर होती है। तो अगर प्रेग्नेंट अगर वुमेन है तो अगर वर्कआउट ज़्यादा करती है या फिर किसको कोई हैवी वर्क कर लेती है तो उससे क्या होता है, जो उसकी यूट्रस में जो फीटस जो डेवलप कर रहा है, जो इसका अटैचमेंट इसके साथ हो रहा है, जो प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा है, वो ब्रेक कर जाता है, वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। ब्रेक करने से उस बात क्या होगा, ब्रेक करेगा तो इसमें फिर अब इसकी यूट्रस में, अब चूंकि ये लाइट तो रहा नहीं, ब्रेक कर गया, तो जब ब्रेक कर जाता है तो इसकी यूट्रस में क्या होगा, पेन शुरू हो जाता है, उसमें बहुत सारे, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। और दर्द के साथ इंडोमेट्रियल वॉल जो होती है, इनर वॉल जो होती है, वो क्या करती है, उसमें ब्लड वो टूटने लगती है और सर्वाइकल कैनाल यहाँ इसको यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है और सर्वाइकल कैनाल इसको रिफ्लेक्स एक्शन इंडिकेशन कर देता है और मिसकैरेज हो जाता है। मतलब वो जो बेबी जो फीटस होता है क्या होता है, वो शरीर पास आउट हो जाता है। मतलब ये मिसकैरेज होता है। मिसकैरेज होने के चांस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस समय इनिशियल कंडीशन होती है, इतने हार्मोन्स होते हैं, ये भी कम से कम मात्रा में होते हैं, वही शुरुआती होता है, तो ये हार्मोन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं कर चुके होते हैं इस कार्ड को। ये प्लेसेंटा सही से कार्ड जो है डेवलप नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है, तो इसमें ये झटका लगने के साफ लगने के झटका लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोजेस्टेरोजीन्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोजीन्स हार्मोन, ये हार्मोन ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये सब जितने भी हार्मोन है ये केवल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब 9th मंथ की जो ड्यूरेशन जो गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है 1 to 9th मंथ, इट्स कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड ये पूरे 9th मंथ के लिए एक प्रोजेस्टेरोजीन्स जो हार्मोन होता है ये इंपॉर्टेंट इतना होता है कि ये प्रॉपर सप्लाई के लिए, प्रॉपर इसको कनेक्शन करने के लिए, प्रॉपर इसको फूड सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्रॉपर इसको नोरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रहा है, ये टोटल हर चीज़ों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसीलिए कभी कभी जो गायनोलॉजिस्ट होती हैं वो चेक करते हैं, उसमें वो ब्लड टेस्ट कर लेते हैं कि उसमें हार्मोन की संख्या हार्मोन है कि नहीं है, तो अलग से टैबलेट्स भी प्रोवाइड हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन के नाम से टैबलेट दिया जाता है, वो ओरल दिया जाता है। वो मदर का अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम है, अलग से टैबलेट्स दी जाती है सप्लाई करने के लिए, ताकि उससे मजबूती आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट आपको याद दिला दें, जो पीछे बताया था आपको कि जो मॉरुला स्टेज में 8 to 16 सेल कंडीशन में जो हमारा एम्ब्रायो वहाँ से आया था, जो प्लेसमेंट जिसका होता है, इम्प्लांटेशन जिसका हुआ था, अब उसमें क्या होगा कि आउटर जो 8 सेल्स थे वो तो डेवलप करके उसके कार्ड बनाने में, प्लेसेंटा बनाने में, उसके साथ फिक्स करने में, इनर जो 8 सेल बचे थे, 8 सेल्स, वही 8 सेल्स उसमें क्या होंगे, वही 8 सेल्स में फिर से माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होंगे और उसमें 3 उसमें लेयर बनेंगी, क्योंकि वी आर द जर्मप्लाज्म में तीन लेयर होते हैं, मतलब हम लोग एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 जर्मप्लाज्म में होते हैं। इसको क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में, जर्मप्लाज्म को क्या बोलते हैं, सब भूल गए तुम लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक में है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये कि एक्टोडर्म भी होगा, मेसोडर्म भी होगा और एंडोडर्म भी होगा, सिलोमिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो इसमें क्या होगा, अब वही जो 8 सेल्स होंगी, 8 सेल्स उसमें कुछ सेल आउटर साइड में जाएंगी, कुछ सेल बीच में रह जाएंगी और कुछ सेल जो क्या होंगी वो इनर साइड हो जाएंगी। तो इस तरह से एक्टोडर्म फॉर्म होगा, मेसोडर्म फॉर्म होगा और एंडोडर्म फॉर्म होगा। और ये सब ये उसमें अब उनका जो सेल्स, एक्टोडर्म की सेल्स होंगी वो अलग ऑर्गन का डेवलप करेंगी, मेसोडर्म की सेल्स होंगी वो अलग ऑर्गन का डेवलप करेंगी और एंडोडर्म के होंगे वो सेल्स अलग ऑर्गन का डेवलपमेंट करेंगी। यहाँ पर इसके बाद इसमें एक जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों जिसमें पाए जाएंगे, मतलब वो फर्केशन हो जाएगा, उसमें एक सेल्स होती है, इसका नाम है स्टेम सेल्स होती है। और स्टेम सेल्स की एक क्वालिटी होती है, स्टेम सेल्स they are capability to produce all 3 types of the derms, all the 3 types of the layer stem cells, मतलब जो एक्टोडर्म को प्रोड्यूस कर सकती हैं, मेसोडर्म को प्रोड्यूस कर सकती हैं और एंडोडर्म्स को भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों को प्रोड्यूस करने के लिए स्टेम सेल्स होती हैं और स्टेम सेल्स की कंटिन्यूस वर्क करती रहती है। और एक्टोडर्मल ऑर्गन, मेसोडर्मल ऑर्गन और एंडोडर्मल ऑर्गन ये फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर होते होते कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो
सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में फीटस में जो सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलप करता है दैट इज द हार्ट। फर्स्ट मंथ के बाद ही जो फीटस के अंदर हार्ट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बन जाता है, वो अंडर डेवलप होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपको पल्स सुनाई देता है, स्टेथोस्कोप से हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स क्या जाते हैं तो फीटस को देखने के लिए उसको क्या लगता है, उसके ओम पर यूट्रस के पास उसमें स्टेथोस्कोप से देखते हैं, उसको उसमें क्या, उसमें पल्स, उसमें धड़कन सुनाई देती है। पहले ट्राइमेस्टर होते होते मतलब पहले 3 मंथ में, पहले मंथ के बाद ही दूसरे, पहले मंथ के लास्ट होते होते क्या होता है, उसमें हार्ट डेवलप कर जाता है। दूसरे मंथ और तीसरे मंथ आते हैं तो उसके जो लिम्स हैं, लिम्स मतलब हाथ पैर लिम्स होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, उसके टोज बनने लगते हैं। मतलब पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो गया। दूसरा ट्राइमेस्टर क्या होगा, दूसरे ट्राइमेस्टर में अब उसके जो और वाइटल ऑर्गन्स हैं, और वाइटल जो ऑर्गन्स हैं जो उसके जो जैसे लंग्स हो गए, उसके बाद फिर लीवर हो गए, उसके बाद फिर और भी जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के वो सब डेवलप कर जाते हैं। मतलब दूसरे ट्राइमेस्टर में वाइटल ऑर्गन्स डेवलप करेंगे और उसका हेड डेवलप करेगा, और हेड डेवलप करने के साथ ही साथ ये दूसरा ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है। तीसरे ट्राइमेस्टर में लास्ट में उसकी बॉडी पर पूरे हेयर उसमें ग्रो करते हैं, हेड पे हेयर आते हैं। और दूसरे ट्राइमेस्टर में ही यहाँ पर दूसरे ट्राइमेस्टर मतलब 5वें से तीसरे के बाद और 6वें मंथ के बीच में उसका जो सेक्स है वो डिटेक्ट हो सकता है। मतलब जो सेक्स है, सेक्स उसका क्या है, उसका मेल है फीमेल है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले ट्राइमेस्टर और दूसरे ट्राइमेस्टर के बीच में उसको हम सेक्स को डिटरमिनेट कर सकते हैं। और लास्ट उसका फिर जो लास्ट ट्राइमेस्टर है वहाँ पूरी तरह से वो फीडिंग हो जाती है, पूरी तरह से उसका डेवलप हो जाता है, उसका शरीर पूरे बाल आ जाते हैं, उसके हेयर बाल आ जाते हैं, और उसका बॉडी फीटस से पूरी तरह से क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ये डेवलपमेंट हो जाने के बाद फिर अब क्या होता है कि इसमें जो बेबी होता है, अब फीटल का यहाँ पर जब यहाँ पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर होने के साथ ही साथ इसमें मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे। मूवमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, मूवमेंट स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे मूवमेंट होता रहेगा। व्हाट आर यू वांट टू आस्क? Can a baby breathing in mother body? Breathing in the sense they use the mother's oxygen supply, mother oxygen supply, and use our lungs too, अपने lungs को भी करता है, लेकिन lungs वो करेगा लेकिन वो पूरी तरह से कवरिंग होती है, कवर रहता है। Heart will be pumping. Heart is pump out in the side. Why the baby is again outside of the mother cell? Why doctor will be pump that? In rare condition जब when in the time of partition, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें बेबी जब पार्टीशन होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको उल्टा करते हैं, ऐसे उल्टा करते हैं। उससे क्या होता है, उसके अगर श्वास नली में अगर जो ब्रीथिंग पाइप है उसमें अगर कुछ फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है, वो क्या होता है, साफ हो जाता है। उससे देखिए अंदर उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो ब्रीथिंग उसकी होती रहेगी, उसको ऑक्सीजन सप्लाई उसकी बॉडी को जा रही है। मेन लंग्स का, हार्ट का पंप करने का मकसद क्या है, लंग्स का पंप करने के, लंग्स को ऑक्सीजन मतलब है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देना है। अब यहाँ से जो यूनिलैटरल कार्ड है, यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई उसकी पूरी बॉडी मिल रही है, तो अगर लेस अमाउंट में भी कम भी अगर पंप करता है, अगर लंग्स उसको कम भी कम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वर्कआउट बाहर आने पर सही करेगा। ठीक है, हार्ट उसका पंप करेगा। पहले मंथ में बताया कि हार्ट डेवलप कर जाता है पहले मंथ में, और दूसरे ट्राइमेस्टर में पूरी तरह डेवलप हो जाता है, और उसको हार्ट की रिदम को हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं, आराम से उसको सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फीटल रिफ्लेक्शन इंडेक्स है, फीटल रिफ्लेक्शन का मतलब जब डेवलप हो जाता है, यहाँ चीज़ और बता दें आपको, यहाँ इससे एक हार्मोन सीक्रेट और होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, और उसके बाद फिर जब डेवलप हो जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन का वर्क आगे आ जाएगा। रिलैक्सिन का आपको बताया था 11 पढ़ाए थे, रिलैक्सिन हार्मोन का वर्क होता है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जिसके बीच से होते हुए जो सर्वाइकल कैनाल होती है, जो जिसको बर्थ ट्यूब बोलते हैं, वो जिसके बीच से पास करती है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने के लिए, उसको फैलाने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और एट द टाइम ऑफ पार्टिशन, बर्थ के समय में उसको क्या करता है, वो रिलैक्स करता है, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, जिससे किसी यूट्रस का वो क्या होता है, वो थोड़ा एक्सपेंड करता है, वो मुंह माउथ जो होता है ओपन होने लगता है यहाँ से। अब इसके बाद फिर क्या होगा, ये जो फीटल डेवलप कर जाएगा, पूरे से 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड पूरा आ जाएगा,
तो इसका सेंसेशन जाएगा कहाँ पर, माँ के ब्रेन को जाएगा, माँ के उसके एंडोक्राइन सिस्टम को जाएगा, और माँ के एंडोक्राइन सिस्टम को जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वहाँ से सीक्रेट होता है, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और आप ये भी जान लीजिए कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये स्टिमुलेटर होता है, और जब लोग ले आते हैं डिलीवरी करने के लिए, तो जो इंजेक्शन दिया जाता है, स्पॉन्टेनियस क्विक रिएक्शन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, वो बल्कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है जो आउटर उसको बाहर से उसको सप्लाई दी जाती है। मतलब क्विक रिस्पांस होने के लिए, जल्दी से पार्टीशन हो जाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का वर्क क्या होता है कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो यूट्रस वॉल होती है, यूट्रिन वॉल होती है, उसको क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको रिलैक्स करती है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट मोड में ले आती है। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट मोड में करने से क्या होता है, ये जो फीटस होता है उसका डायरेक्शन मूवमेंट चेंज होता है, ये डायरेक्शन इस कंडीशन में है, उसका फिर डायरेक्शन उसका क्या होता है, माउथ उसका नीचे हो जाता है और लेग उसका ऊपर हो जाता है, मतलब सीधे वर्टिकल डायरेक्शन हो जाता है। जिस समय बच्चा मूवमेंट कर रहा है तो उसमें हॉरिजॉन्टल होता है, उसके बाद जब पार्टीशन के समय पे क्या होता है कि बच्चे का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकल हो जाता है, वो नीचे सीधे अप डाउन पोजीशन हो जाता है, और उस समय जो वो यूट्रिन वॉल को जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मोड में आते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, दूसरा क्या वर्क कर रहा है कि एट द टाइम साइमल्टेनियसली, जिस समय प्रेगनेंसी चल रही होती है, फीटस डेवलपमेंट कर रहा होता है माँ की ओम में, उसी टाइम पे मेमोरी ग्लैंड जो होती है, लैक्टोजन हार्मोन आप देख रहे हैं कि लैक्टोजन हार्मोन जो है ये ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन हार्मोन, ये क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, उसमें मिल्क फीडिंग, मिल्क फॉर्मेशन का वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट ट्रिमेस्टर के समय में जब 6 मंथ से 9 मंथ की तरफ जब फीटस बढ़ता है, उस समय पूरी तरह से मेमोरी ग्लैंड, ये जो लैक्टोजन सेल्स होते हैं, जो एम्पुला होते हैं, डेवलप कर जाते हैं, और उसमें मिल्किंग होती स्टार्ट हो जाती है, मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट करती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट करने के बाद ये यूट्रस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि उसकी मेमोरी ग्लैंड को मिल्क फॉर्मेशन रेट को और बढ़ा देगी, और वो एक तरह का सब्सटेंस उसमें फॉर्म होता है, एक तरह का मेटल फॉर्म है जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम फॉर्म होता है, और वो कोलेस्ट्रम चाइल्ड बर्थ होने के 1 हफ्ते तक 10 दिन तक कोलेस्ट्रम का वहाँ सिक्रेशन होता रहता है। उसके बाद ये रिलैक्सिन हार्मोन और प्लस ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों वर्कआउट करते हैं, और दोनों वर्कआउट करके जो सर्वाइकल कैनाल है, बर्थ पाइप बोल सकते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के साथ ही साथ क्या होता है, चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। चाइल्ड बर्थ होने के बाद फिर इसके बाद इसकी जो साथ ही साथ अम्बिलिकल कार्ड होती है, जो प्लेसेंटा होती है, वो भी साथ ही साथ बाहर आ जाती है, और उसको फिर कट करके उसको खत्म कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। और इसके बाद चाइल्ड बर्थ होने के बाद सबसे पहला जो वर्क होगा वो वर्क होगा सबसे पहले बच्चे को फीडिंग कराना, उसको साफ सफाई करते हैं, उसको बच्चे को फीडिंग कराते हैं। बच्चे को फीडिंग कराने के लिए माँ को उसके पास ले जाते हैं। उसमें माँ को पास ले जाने पर क्या होता है कि बच्चे और माँ के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। वो तभी जब तक बच्चा उस माँ के पास नहीं जाएगा तब तक उसका जो मिल्क फीडिंग, मिल्क का सिक्रेशन वो स्टार्ट नहीं होगा। मिल्क स्टार्ट जब हो जाता है, उसका बच्चे को उसको दूध उसको दिया जाता है। वो पहला जो दूध होता है वो कोलेस्ट्रम होता है, वो येलोइश कलर का होता है, काफ़ी वो डेंस होता है, काफ़ी कंसनट्रेट होता है, और उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम क्वालिटी होती है कि उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे उसमें एंजाइम्स, बहुत सारे उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू, बहुत सारे उसमें शुगर, उसमें मिनरल्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वो पूरी तरह से वो बच्चे की फीड करने के लिए वो पहला जो फीडिंग कराई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी बच्चे को कोलेस्ट्रम यूज़ ना किया जाए, ना दिया जाए, तो बच्चा ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो जाएगा, उसके अंदर इम्यून डेवलपमेंट कैपेसिटी नहीं रह पाएगी, और आने वाले समय में बहुत से रोगों से क्या होगा, वो ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पार्टीशन बोला जाता है, मतलब टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड द पार्टीशन। और पार्टीशन हो जाने के बाद ये अब इसका वर्कआउट खत्म हो गया, यूट्रस की यूट्रिन वॉल की जो वर्कआउट खत्म हो जाता है। इसके बाद ये जितने भी हार्मोन आप देख रहे हैं, ये जितने एससीजी है, एचपीएल है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरोक्सिन है, ये सारे हार्मोन का सिक्रेशन ये टेम्परेरी होता है, 9 मंथ के लिए होता है। उसके बाद ये सारे हार्मोन वर्कआउट करना बंद कर देते हैं, इसका कोई सिक्रेशन नहीं होता है। फिर नॉर्मल फिनोमेना जो होती है बॉडी को चलने लगती है, और नॉर्मल फिनोमेना अभी अगले चैप्टर में बताया जाएगा कि नेचुरल जो बर्थ कंट्रोल का जो होता है वो यही होता है कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद लगभग 6 महीने तक, मिनिमम 6 महीने तक उसको कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है।
6 महीने तक उसके अंदर कोई ओवुलेशन नहीं होता है। और चाइल्ड बर्थ होने के बाद 6 महीने तक ये जो पीरियड होता है 6 महीने का, ये चाइल्ड बर्थ कंट्रोल करने का ये सबसे आसान तरीका है कि 6 महीने तक उसके अंदर कोई ओवुलेशन नहीं हुआ, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। और 6 मंथ के बाद ये उसकी सारी फिजियोलॉजी एक्टिविटी होती है क्या आती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम लोग का चैप्टर आज यहीं पर क्लोज होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।